गुड मॉर्निंग टू ऑल। स्टार्ट करते हैं आज का लेक्चर। तो आज हम जो पढ़ने वाले हैं वो रिएक्शन टरबाइन के जो लास्ट पोर्शन है उसको कवर करेंगे हम आज के लेक्चर में। तो आज के लेक्चर के एंड के साथ हमारा जो रिएक्शन टरबाइन का टॉपिक भी कंप्लीट हो जाएगा, साथ ही साथ जो कुछ भी हाइड्रोलिक मशीन में हमें पढ़ना चाहिए वो सब सारी मशीन और सारा टॉपिक उसके अंदर कवर हो जाएगा। ठीक है, तो लास्ट स्टार्ट करते हैं। लास्ट टॉपिक इज कैविटेशन। कैविटेशन क्या होता है पहले इस पे थोड़ा डिस्कस कर लेते हैं। ऑल्दो फ्लूइड मैकेनिक्स में भी और सेंट्रीफ्यूगल पंप के केस में भी हम कैविटेशन देख चुके हैं कि व्हाट इज कैविटेशन एक्चुअली में। तो कैविटेशन हमारे पास क्या होता है, जब किसी भी पॉइंट पे वाटर जहाँ पे फ्लो कर रहा है या वाटर जहाँ एग्जिस्ट करता है, किसी भी पॉइंट पे वाटर या कोई भी लिक्विड फ्लूइड एग्जिस्ट करता है, तो उस पॉइंट पे जो अगर प्रेशर जो होता है फॉल बिलो देन दी एटमॉस्फेरिक प्रेशर, सॉरी फॉल बिलो देन दी वेपर प्रेशर, अगर उस पॉइंट पे प्रेशर वेपर प्रेशर से कम हो जाता है तो हमारे पास क्या होता है, वहां पे बबल बन जाते हैं। क्या बन जाते हैं? बबल बन जाते हैं। और ये बबल ऑटोमेटिकली वाटर के साथ मूव करते हैं, किसी हाई प्रेशर जोन पे जाके बबल क्या होते हैं, बर्स्ट हो जाते हैं। जब ये बबल बर्स्ट होते हैं तो काफी ज्यादा प्रेशर एनर्जी, प्रेशर वेव्स निकलती हैं। जो प्रेशर वेव्स जो हमारा मेटल या जो भी हम मटेरियल वाटर को फ्लूइड को कैरी कर रहा होता है उसे क्या करती है, डिस्टर्ब कर देती है। उसे डिस्टर्ब इन द सेंस उसे क्या करती है, इरोड कर देती है। उस मटेरियल को क्या कर देते हैं, खराब कर देती है। तो दिस इज द प्रोसेस ऑफ कैविटेशन। तो ऑब्वियसली कैविटेशन को हम हमेशा क्या जाते हैं, कभी भी किसी भी पॉइंट पे फ्लूइड के मोशन में या किसी भी मशीन पे कैविटेशन कभी भी ना फॉर्म हो, या कैविटेशन की कंडीशन हमेशा हम क्या कर सके, सेफ गार्ड्स कर सके। तो रिएक्शन टरबाइन में अगर हम रिएक्शन टरबाइन की जो हम पढ़ रहे हैं अभी उसकी बात करें तो हमें पता है कि मिनिमम प्रेशर जो किसी भी पॉइंट पे या पूरी मशीन में बनता है वो कहाँ पे बनता है, आइदर एट द एग्जिट ऑफ द रनर और वी कैन से एट द एंट्री ऑफ द ड्राफ्ट ट्यूब। तो जिस तरह हमने देखा था, अगर इस तरह से हमारा कुछ रनर लगा हुआ है ये मान लेते हैं, और जहां से इसकी एग्जिट होगी, या इस तरह से कुछ बनाते हैं, तो इस तरह से रनर की एग्जिट बनाते हैं, दोबारा से बनाते हैं। ठीक है, तो इस तरह से हम ये मान लेते हैं कि ये हमारे क्या है, रनर की कुछ एग्जिट है। ये हमारे पास शाफ्ट लगी हुई है इस तरह से, यहाँ तक शाफ्ट लगी हुई है, और ये हमारा क्या है, रनर चल रहा है पैरेलली। तो जहां पे हमारा रनर एंड होता है उसके एंड, उसी पॉइंट पे हम क्या कर लेते हैं, अपनी ड्राफ्ट ट्यूब लगी होती है। ठीक है, अगर लास्ट टाइम का डायग्राम याद होगा तो इस तरह से हमारी ड्राफ्ट ट्यूब लगी रहती है। और ड्राफ्ट ट्यूब हमें पता है हमेशा शुड बी सबमर्ज और इमर्ज इन दी वाटर। और टेल रेस, जो टेल रेस होगी, दिस पॉइंट इज डिनोटिंग और दिस वाटर लेवल इज डिनोटिंग टेल रेस। तो इस पॉइंट पे, जिस पॉइंट पे हमारी जो रनर की एंडिंग है, चाहे रनर की एंडिंग कह लो चाहे कह लो कि ड्राफ्ट ट्यूब की स्टार्टिंग है, यहाँ पे कौन सा प्रेशर जनरेट होता है, नेगेटिव प्रेशर जनरेट होता है। कैसे देखा था हमने ड्राफ्ट ट्यूब थ्योरी जब हम पढ़ रहे थे, तो हमने देखा था प्रेशर एट पॉइंट टू, ये इस पॉइंट को हमने कैसे डिनोट किया था, 2 पॉइंट को डिनोट किया था। ठीक है, और इस पॉइंट को कैसे, जो एग्जिट था उसको कैसे डिनोट किया था, 3 पॉइंट से डिनोट किया था, 0.3 उसका नाम दिया था। तो प्रेशर एट द पॉइंट टू और प्रेशर हेड एट द पॉइंट टू इज इक्वल टू एटमॉस्फेरिक हेड माइनस सम क्वांटिटी। माइनस सम क्वांटिटी क्या थी, दिस इज योर स्टैटिक हेड प्रेशर। और इसका एक पोर्शन हमारे पास क्या था, इसमें 2 पोर्शन है हमारे पास। उसमें एक पोर्शन हमारे पास था डायनेमिक हेड प्रेशर। क्या था हमारे पास, फर्स्ट इज डायनेमिक हेड प्रेशर, और सेकंड इसी में एक और पोर्शन है, वो किसका है, एच एफ का पोर्शन है। एच एफ को हम के टाइम्स ऑफ वी टू स्क्वायर माइनस वी थ्री स्क्वायर बाई टू जी लिखते थे। तो ये फाइनल इक्वेशन आती थी। तो इस इक्वेशन को अगर हम नोट करेंगे, इस क्वेश्चन पे गौर करेंगे, तो हमें क्या पता पड़ रहा है कि जो हमारे पास प्रेशर एट पॉइंट टू है इज लेस देन दी एटमॉस्फेरिक प्रेशर। मतलब कौन सा प्रेशर है, नेगेटिव प्रेशर जनरेट हुआ है या वैक्यूम प्रेशर जनरेट हुआ है। तो अब इस पॉइंट पे हमें केयरफुल रहना पड़ेगा कि हमारा प्रेशर कुछ भी किसी भी कंडीशन में वेपर प्रेशर से कम ना हो या वेपर प्रेशर के इक्वल ना हो जाए। जैसे इसमें लिखा है रिएक्शन टरबाइन कैविटेशन कहाँ पे एग्जिस्ट करती है, जैसे भी मैंने बताया, एट द रनर एग्जिट और द एंट्री ऑफ द ड्राफ्ट ट्यूब। अब इसके कारण होता क्या है, ये ओडी नहीं होगा, ये ऑफ होगा। ठीक है, ड्यू टू दिस मेटल ऑफ द रनर ब्लेड, जो रनर ब्लेड का मेटल होता है वो क्या कर देता है, इरोड हो जाता है, और अल्टीमेटली जो हमारी एफिशिएंसी होती है वो क्या कर जाती है, फॉल कर जाती है। तो ये ध्यान रखेंगे हम, अगर कैविटेशन कहीं पे एग्जिस्ट करता है तो अल्टीमेटली जो हमारी मशीन की, ये हर मशीन के लिए ट्रू है, कहीं पे भी अगर कैविटेशन होगा तो हमारे उस सिस्टम की एफिशिएंसी क्या कर जाएगी, डाउन हो जाएगी, उस सिस्टम की एफिशिएंसी कम हो जाएगी। तो हमें हमेशा क्या सेफगार्ड करना है कि प्रेशर एट द पॉइंट टू वो हमेशा क्या, किससे ज्यादा होना चाहिए, वेपर प्रेशर से ज्यादा होना चाहिए। जैसे इसमें कंडीशन रखी है कि इफ बाय चांस और एनी कंडीशन एग्जिस्ट एट विच प्रेशर हेड एट द पॉइंट टू इज लेस देन द वेपर प्रेशर देन कैविटेशन विल अकर। इसका मतलब अगर प्रेशर हेड एट द पॉइंट टू इज मोर देन द वेपर प्रेशर अगर हमारे पास है, अगर ये कंडीशन एग्जिस्ट करती है, तो इसका मतलब कैविटेशन से हम सेफ गार्ड कर सकते हैं।
तो सेंट्रीफ्यूगल पंप के केस में अगर हम याद करते हैं तो हमारा उसमें एक आई होता था। आई क्या होता था? जहां से वाटर एंटर करता था। तो हम हमेशा ये ध्यान रखते थे कि एट दी आई जो हो कैविटेशन की कंडीशन एग्जिस्ट नहीं करनी चाहिए। क्यों? क्योंकि सेंट्रीफ्यूगल पंप में जो मिनिमम प्रेशर होता था वो कहाँ पे होता था? एट दी आई होता था, एट दी आई लेवल पे होता था। तो सेम वही कंडीशन है यहाँ पे, बस यहाँ पे जो पॉइंट है वो क्या हो जा रहा है? एट दी एग्जिट ऑफ द रनर और स्टार्ट ऑफ द ड्राफ्ट ट्यूब। तो जैसे सिमिलरली सेंट्रीफ्यूगल पंप में हमने एक थॉमस कैविटेशन फैक्टर देखा था, इसी में इस केस में भी रिएक्शन टरबाइन या फ्रांसिस टरबाइन में भी हम थॉमस कैविटेशन नंबर देख रहे हैं। थॉमस कैविटेशन नंबर हमारे पास क्या होता है? एच ए माइनस एच वी माइनस एच एस डिवाइड बाई एच। देखो एच ए हमारे पास क्या है? एच ए इज एटमॉस्फेरिक प्रेशर, यहाँ लिखा भी है एवरेज एटमॉस्फेरिक प्रेशर हेड, हेड की टर्म्स में है। तो इसका मतलब इसकी यूनिट क्या होंगी? मीटर होंगी। सबकी यूनिट्स क्या है हमारे पास? यहाँ मीटर की बात कर रहे हैं हम, ठीक है। मीटर ऑफ दी वाटर, मीटर ऑफ वाटर कैसे निकालते हैं पता है? रो जी एच से हम निकाल सकते हैं। एच वी हमारे पास क्या होगा? कितना वेपर प्रेशर है हमारे पास, जो लिक्विड है और जो टेम्परेचर है उस समय पे कितना वेपर प्रेशर है। तो ये सबको पता है कि वेपर प्रेशर किस पे डिपेंड करता है? टेम्परेचर पे भी डिपेंड करता है, ठीक है। वेपर प्रेशर ऑल्सो डिपेंड्स अपॉन दी टेम्परेचर। ये हमेशा ध्यान रखना, अगर टेम्परेचर वेरी कर गया या किसी पॉइंट पे, किसी क्वेश्चन में अगर मान लो या किसी पॉइंट पे अगर वेपर प्रेशर 25 डिग्री के लिए दिया हो और पूछा गया हो 38 डिग्री सेल्सियस के लिए हमें कैविटेशन फैक्टर निकालना है, तो हम कैलकुलेट नहीं कर सकते। आइदर हमारे पास कोई इक्वेशन होनी चाहिए जिससे हम 38 डिग्री सेल्सियस पे वेपर प्रेशर निकाल सके, या फिर हमारे को 38 डिग्री पे कितना वेपर प्रेशर हेड है वो गिवन होना चाहिए, ठीक है। तो वेपर प्रेशर ऑल्सो या वेपर प्रेशर हेड ऑल्सो डिपेंड्स अपॉन दी टेम्परेचर। एच एस हमारे पास क्या है? एच एस इज दी सक्शन हेड। सक्शन हेड क्या होता था हमारे पास? कि कितना हमारा जो रनर ब्लेड है, यहाँ पे जो रनर ब्लेड इस तरह से हमने बनाया है, जो हमारा रनर ब्लेड है वो कितनी हाइट ऊपर है, या हमने अपनी टरबाइन कितनी ऊपर प्लेस की है अबव देन दी टेल रेस। तो ये हमारे पास क्या शो कर रहा था? अगर ये टेल रेस है तो ये जो हाइट थी, जिस हाइट से हमें अपने टरबाइन को उठा दिया है टेल रेस से, दैट इज नोन एज सक्शन हेड। तो सक्शन एच एस इज डिनोटिंग सक्शन हेड। लास्ट एच इज डिनोटिंग वर्किंग हेड ऑफ द टरबाइन, दैट इज नेट हेड भी कह सकते हैं हम। क्या कह सकते हैं? दिस इज ऑल्सो द नेट हेड ऑफ द टरबाइन, जिसमें हमारी टरबाइन वर्क करती है। तो ये जो रेशियो होता है दिस इज नोन एज कैविटेशन फैक्टर। सेंट्रीफ्यूगल पंप में हमने पढ़ा था, तो थॉमस जी तो जो जर्मन साइंटिस्ट या जर्मन इंजीनियर थे, उन्होंने क्या किया था? साथ में एक क्रिटिकल थॉमस फैक्टर भी दिया था या क्रिटिकल थॉमस नंबर भी दिया था, विच डिपेंड्स अपॉन दी स्पेसिफिक स्पीड। किस पे डिपेंड करता है? स्पेसिफिक स्पीड। स्पेसिफिक स्पीड अभी थोड़ी देर में पढ़ेंगे हम। तो थॉमस क्रिटिकल थॉमस कैविटेशन फैक्टर या थॉमस नंबर जो था वो किस पे डिपेंड करता है? स्पेसिफिक स्पीड। उसका फॉर्मूला हमें पता है, क्रिटिकल थॉमस फैक्टर नंबर इज 0.032 मल्टीप्लाई बाय NS बाय 100 का होल स्क्वायर। तो यहाँ से हम क्या करते थे? सिग्मा सी की वैल्यू निकालेंगे, और ये सिग्मा हम यहाँ निकाल चुके हैं। तो अगर हमें कैविटेशन को अवॉइड करना है तो अवर सिग्मा दैट इज कैविटेशन फैक्टर शुड बी ग्रेटर देन द क्रिटिकल फैक्टर। क्रिटिकल फैक्टर से हमेशा क्या होना चाहिए? ज्यादा होना चाहिए। दिस विल इंश्योर दैट कैविटेशन विल नॉट एग्जिस्ट एट द एग्जिट ऑफ द रनर, ठीक है। या पूरी रिएक्शन टरबाइन पे कहीं पे भी कैविटेशन नहीं जनरेट होगा। ये क्लियर है सबको? दिस इज अबाउट कैविटेशन। नेक्स्ट मूव करते हैं विद यूनिट क्वांटिटीज। तो पहले देख लेते हैं कि व्हाट आर दी यूनिट क्वांटिटीज, या यूनिट क्वांटिटीज का यूज कहाँ पे होता है। तो हो सकता है जब हमारी टरबाइन हमने किसी एक क्या करी हो, किसी एक वर्किंग हेड के लिए या किसी एक कंडीशन के लिए बनाई हो, पर डिफरेंट डिफरेंट कंडीशंस में हमें क्या करना पड़ जाए? उस टरबाइन को यूज करना पड़ जाए। तो अगर हमें उसका बिहेवियर प्रिडिक्ट करना है, अगर हम ये चाहते हैं कि हमने मान लो 10 मीटर हेड के लिए या 100 मीटर हेड के लिए अपनी टरबाइन बनाई है, हम उसका बिहेवियर प्रिडिक्ट करना चाहते हैं, अगर हमारा हेड चेंज होकर 60 मीटर हो जाता है, तो कैसे कर सकते हैं हम? उसमें हम क्या करते हैं? यूनिट क्वांटिटीज का यूज करते हैं। तो जैसे इसमें लिखा है, टू प्रिडिक्ट द बिहेवियर ऑफ टरबाइन वर्किंग अंडर वेरिंग कंडीशन, डिफरेंट कंडीशन। और दूसरा यूज क्या है? देखो दिस इज द फर्स्ट यूज जो मैंने अभी बताया। दूसरा यूज क्या होता है? टू फैसिलिटेट द कंपैरिजन बिटवीन द परफॉर्मेंस ऑफ डिफरेंट टरबाइन वर्किंग अंडर सेम कंडीशंस। अगर सेम कंडीशन पे दो डिफरेंट टरबाइन यूज करी जा रही है, उनका अगर टाइप भी सेम है, जैसे दोनों रिएक्शन टरबाइन है, दोनों फ्रांसिस टरबाइन है, दोनों ओल्ड फ्रांसिस टरबाइन है, और दोनों सेम कंडीशन पे वर्क कर, दोनों अगर क्या है डिफरेंट कंडीशंस हैं, तो अगर हम ये देखना चाहते हैं कि वो किस तरह से उन दोनों के बीच कंपैरिजन क्या है, तो हम क्या यूज करते हैं वहां पे? यूनिट क्वांटिटीज का यूज करते हैं। तो यूनिट क्वांटिटीज आर referred to as turbine parameters। टरबाइन पैरामीटर्स क्या हो सकते हैं? क्या हो सकते हैं टरबाइन पैरामीटर? जैसे टरबाइन पैरामीटर्स कुड बी डिस्चार्ज, टेंजेंशियल वेलोसिटी, पावर एंड एक्सेट्रा। हमारे पास जो टरबाइन पैरामीटर्स मेनली हम तीन टरबाइन पैरामीटर की बात करते हैं, डिस्चार्ज, टेंजेंशियल वेलोसिटी और
किसकी, पावर की बात करते हैं। तो इज रिफर्ड टू एज टरबाइन पैरामीटर विच आर ऑब्टेन्ड व्हेन पर्टिकुलर टरबाइन इज ऑपरेटेड अंडर यूनिट हेड। एक यूनिट हेड दैट इज 1 मीटर हेड की अगर हम बात करते हैं, देखो इंडियन सिस्टम ये की बात करता हूं, तो अगर 1 मीटर हेड में अगर हम बात करते हैं तो उस समय जो डिफरेंट पैरामीटर्स की वैल्यू निकल के आएगी दैट इज नोन एज यूनिट क्वांटिटी। इसका यूज क्या है, अभी मैंने बताया 1 एंड 2, दो यूज मैंने इसके बता दिए। तो हम क्या करते हैं, कुछ अजम्पशन करते हैं जब हम यूनिट हेड दैट इज यूनिट क्वांटिटीज की हम बात करते हैं। एक तो हम ये मान के चलते हैं कि कांस्टेंट एफिशिएंसी, अगर हम दो टरबाइन को कंपेयर कर रहे हैं या डिफरेंट कंडीशन में एक ही टरबाइन को कंपेयर कर रहे हैं, तो क्या होना चाहिए, उन दोनों की ही ओवरऑल एफिशिएंसी हम क्या मान के चलेंगे, कांस्टेंट है हमारे पास। सेकंड, हम जो अजम्पशन मान के चलते हैं सिमिलैरिटी ऑफ वेलोसिटी ट्रायंगल, कि अगर दो मेरे पास ट्रायंगल है, मान लो अगर दिस इज डिनोटिंग u, दिस क्वांटिटी इज डिनोटिंग vr1, तो इसका रिजल्टेंट क्या डिनोट करेगा, रिजल्टेंट विल बी डिनोटिंग v1 दैट इज एब्सोल्यूट वेलोसिटी ऑफ द जेट। तो ये अगर वेलोसिटी ट्रायंगल हमारे पास किसका बना है, अगर ये वेलोसिटी ट्रायंगल हमारे पास रियल मशीन का बना है और ये एंगल मेरे पास अल्फा डिनोट कर रहा है, तो जो हमारे पास यूनिट क्वांटिटीज के लिए ट्रायंगल बनेगा दैट इज, उसको किससे डिनोट करता हूँ, हमेशा u डैश से डिनोट करता हूँ, ठीक है, ऊपर एक डैश लगा देता हूँ, दैट इज द नोटेशन फॉर यूनिट क्वांटिटीज। तो ये vr1 डैश और इसका रिजल्टेंट दैट इज v1 डैश। तो ये क्या होना चाहिए, सिमिलर ट्रायंगल्स होने चाहिए, ये दोनों ट्रायंगल क्या होंगे, सिमिलर ट्रायंगल होंगे। ये मैंने क्या बनाया, एक्चुअल कंडीशन के लिए बनाया, ये किसके लिए बनाया, एक्चुअल कंडीशन के लिए बनाया, ये मैं किसके लिए बना रहा हूँ, यूनिट क्वांटिटीज के लिए बना रहा हूँ, दिस इज फॉर यूनिट क्वांटिटी। तो ये दोनों ही ट्रायंगल क्या होने चाहिए, सिमिलर ट्रायंगल होने चाहिए। तो ये दो अजम्पशन हम मानते हैं यूनिट क्वांटिटीज को यूज करने के लिए। तो यूनिट क्वांटिटीज जैसे मैंने बोला, हम तीन पैरामीटर की स्टडी करते हैं, टेंजेंशियल वेलोसिटी, ठीक है, सेकंड इज यूनिट डिस्चार्ज और थर्ड वन इज यूनिट पावर। तो इसमें जैसा अभी अजम्पशन को थोड़ा और एक्सप्लेन कर लेते हैं कि एट कांस्टेंट एफिशिएंसी द फ्लो रेशियो स्पीड रेशियो रिमेन्स कांस्टेंट। जब हमने एक बार एफिशिएंसी कांस्टेंट मान ली, तो हम क्या मानते हैं कि हमारा फ्लो रेशियो और स्पीड रेशियो, फ्लो रेशियो और स्पीड रेशियो क्या क्या था हमारे पास, हम किस किस की बात करते हैं, एक के और एक इस तरह के सिंबल की हमने बात करी थी, ठीक है, या फिर कई जगह हमने केवी भी यूज किया था, कई जगह क्या कहा था हमने कि दिस इज अवर केवी, ठीक है। तो इन ये दोनों ही क्या हो जाते हैं, हमेशा कांस्टेंट हो जाते हैं। तो देखो अगर यहाँ पे ये चीज कांस्टेंट हो जाए, दिस इज कांस्टेंट, तो पूरी की पूरा जो फ्लो वेलोसिटी है किस पे डिपेंड करेगी, केवल देखो ये पूरा कांस्टेंट हो जा रहा है, तो फ्लो वेलोसिटी इज डिपेंडिंग अपॉन ओनली ऑन हेड, तो दैट इज फ्लो वेलोसिटी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू हेड। इसी तरह यू भी किसके प्रोपोर्शनल हो जाएगा, केवल अंडर रूट ऑफ हेड के बराबर। तो सारे के सारे पैरामीटर, चाहे इसके बाद हम बात करें वी आर, वो भी किसके प्रोपोर्शनल हो जाता है, अंडर रूट एच के प्रोपोर्शनल हो जाता है। VW वर्ल्ड वेलोसिटी की बात करेंगे, दैट विल आल्सो बी प्रोपोर्शनल टू अंडर रूट एच ओनली। तो इस केस में हमारे पास सारी क्वांटिटीज किसके प्रोपोर्शनल हो जाती है, अंडर रूट एच के, दैट इज अंडर रूट ऑफ हेड के प्रोपोर्शनल हो जाती है। तो यहाँ से हम एक टर्म निकाल सकते हैं कि मीन वेलोसिटी, जो वेलोसिटी होगी इन केस ऑफ मीन टरबाइन एक्चुअल केस में, वो किसके प्रोपोर्शनल होगी, अंडर रूट एच के प्रोपोर्शनल होगी। तो जो यूनिट क्वांटिटी होगी या जो यूनिट हेड के अंदर वर्क कर रहा होगा, उस समय जो टेंजेंशियल वेलोसिटी होगी वो भी किसके बराबर होगी, अंडर रूट एच के बराबर होगी। पर इस केस में जब हम यूनिट क्वांटिटीज की बात करते हैं तो एच इज इक्वल टू 1 मीटर, यूनिट हेड के लिए हम ड्राइव करते हैं, तो इसलिए हमारे पास क्या रेशियो आ गया, यू अपॉन यू डैश इज इक्वल टू अंडर रूट एच अपॉन 1 का रेशियो आ गया। सिमिलरली वी एफ अपॉन वी एफ डैश इज इक्वल टू अंडर रूट एच अपॉन 1 की बात करें। ध्यान रखना जब हम डैश की बात करते हैं तो हम किस केस में बात करेंगे, हम यूनिट क्वांटिटीज की बात करेंगे। क्लियर है। तो देखो हम तीन तरीके की यूनिट क्वांटिटीज पढ़ते हैं, यूनिट स्पीड, यूनिट डिस्चार्ज एंड यूनिट पावर। So first we will covering unit speed. What is unit speed? It is the theoretical speed at which turbine would operate under a unit head. Unit head में जब हमारा जो स्पीड आएगी वो क्या कहलाएगी, हमारे पास यूनिट स्पीड कहलाएगी। तो हमें पता है u इज इक्वल टू किसके बराबर होता है, u इज इक्वल टू पाई डी एन बाय 60, इसी के बराबर होता है टेंजेंशियल वेलोसिटी। देखो इसमें पाई बाय 60 का टर्म क्या है, कांस्टेंट है, तो u इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू d इनटू n। अब हम थोड़ा और इसको वो करेंगे, अगर हम दो सेम टरबाइन की बात करें तो डायमीटर ऑब्वियसली क्या होगा, दोनों टरबाइन का सेम रहेगा हमारे पास, तो u इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू n। अब यहाँ से हम क्या निकाल सकते हैं, अभी हमने देखा u बाय u डैश का रेशियो किसके बराबर हो जाता है, h बाय h डैश के, या h बाय 1 के बराबर हो जाता है। तो हमारा n बाय n डैश का रेशियो किसके बराबर हो जाएगा, h बाय h1, h डैश के बराबर। तो अगर हमें h डैश की वैल्यू 1 पुट कर दे, दैट इज यूनिट क्वांटिटी, तो जो हमारे पास स्पेसिफिक स्पीड निकल के आएगी, सॉरी जो हमारे पास स्पीड निकल के आएगी वो क्या निकल के आएगी, nu इज इक्वल टू n डिवाइड बाय अंडर रूट h। तो दिस इज योर यूनिट स्पीड, nu इज डिनोटिंग यूनिट स्पीड, nu क्या डिनोट कर रहा है, यूनिट स्पीड डिनोट कर रहा है। होपफुली सबको क्लियर होगा। नेक्स्ट देखो सेम यूनिट डिस्चार्ज के लिए भी, यूनिट डिस्चार्ज हमें पता है, अगर हम रिएक्शन टरबाइन की बात करते हैं तो डिस्चार्ज इज इक्वल टू पाई टाइम्स ऑफ d मल्टीप्लाई बाय b इनटू vf।
तो इसको हम क्या ले सकते हैं, एक प्रकार से एरिया ले सकते हैं, डिस्चार्ज इज इक्वल टू एरिया इनटू वेलोसिटी। तो डिस्चार्ज इज एरिया क्या होगा, एक बार में कांस्टेंट हो जाएगा। एक सेम टरबाइन की अगर हम बात करते हैं तो उसका डायमीटर भी सेम रहेगा और विड्थ भी सेम रहेगी। तो इसका मतलब डिस्चार्ज इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू वेलोसिटी ऑफ फ्लो एंड वेलोसिटी ऑफ फ्लो इज प्रोपोर्शनल टू अंडर रूट ऑफ एच। तो यूनिट डिस्चार्ज हमारे पास क्या हो जाएगा, क्यू यू इज इक्वल टू क्यू अपॉन अंडर रूट एच। दिस इज योर यूनिट डिस्चार्ज। यूनिट पावर की अगर हम बात करते हैं तो इट इज द पावर डेवलप्ड बाय द टरबाइन वर्किंग अंडर यूनिट हेड। 1 मीटर हेड में जो हमारी टरबाइन पावर जनरेट कर सकती है दैट विल बी डिनोटिंग यूनिट पावर। अब पावर किसके बराबर होती है, पावर इज इक्वल टू यूनिट वेट ऑफ वाटर मल्टीप्लाई बाय क्यू इनटू एच। तो इसमें यूनिट वेट ऑफ वाटर इज कांस्टेंट, दैट इज पावर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू क्यू इनटू एच। अभी हमने क्यू देखा, क्यू किसके प्रोपोर्शनल होता है, अंडर रूट एच के प्रोपोर्शनल होता है। तो क्यू इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू अंडर रूट एच एंड एच। तो पावर हमारे किसके प्रोपोर्शनल होगी, पावर इज इक्वल टू हेड रेज टू पावर 3/2 के प्रोपोर्शनल होगी। और यूनिट पावर हमारे यहाँ से क्या निकल के आ गई, यूनिट पावर इज इक्वल टू पावर डिवाइड बाय एच रेज टू पावर 3/2। होपफुली ये यूनिट क्वांटिटी सबको समझ में आ गई होंगी। ये समझ में आ गया होगा, इसके दो पर्पस होते हैं, दोबारा से देख लेना क्या दो पर्पस होते हैं। और 3 तरीके की यूनिट क्वांटिटीज हम पढ़ते हैं, यूनिट स्पीड, यूनिट डिस्चार्ज एंड यूनिट पावर। नेक्स्ट हम मूव करते हैं स्पेसिफिक स्पीड। काफी इंपॉर्टेंट टॉपिक रहता है हमेशा। स्पेसिफिक स्पीड पूछा भी बहुत जगह जाता है। स्पेसिफिक स्पीड चाहे थ्योरी के क्वेश्चन में हो चाहे इंटरव्यू के क्वेश्चन में, हमेशा स्पेसिफिक स्पीड पूछा जाता है। तो जैसे हमने सेंट्रीफ्यूगल पंप के केस में देखा था कि अगर 1 मीटर हेड होगा तो कितना डिस्चार्ज हमें, अगर 1 मीटर हेड है तो, और हमारे पास अगर यूनिट जो वाटर की क्वांटिटी डिस्चार्ज जो हमें मिल रहा है 1 मीटर क्यूब पर सेकंड मिल रहा है, तो जो स्पीड ऑफ दैट टरबाइन होगी या स्पीड ऑफ दैट पंप होगी वो क्या कहलाती है, स्पेसिफिक स्पीड कहलाती है। सेम वही हमारे पास अगर हम ज्योमेट्रिकली सिमिलर टरबाइन बनाएंगे जिसमें जो किसके अंडर वर्क कर रही होगी, यूनिट हेड के अंदर वर्क कर रही होगी और यूनिट पावर डेवलप करती होगी, तो जो जिस स्पीड से वो टरबाइन मूव कर रही होगी दैट स्पीड विल बी नोन एज स्पेसिफिक स्पीड। बुक की डेफिनेशन क्या है, इट इज द स्पीड ऑफ ज्योमेट्रिकली सिमिलर पंप, सॉरी ज्योमेट्रिकली सिमिलर टरबाइन। तो ज्योमेट्रिकली सिमिलर टरबाइन का मतलब क्या है, टरबाइन आइडेंटिकल इन शेप में सेम होनी चाहिए, डायमेंशन में सेम होनी चाहिए, ब्लेड एंगल सेम होनी चाहिए, गेट ओपनिंग भी सेम होनी चाहिए, विच विल डेवलप यूनिट पावर व्हेन वर्किंग अंडर यूनिट हेड। तो जब हम, वही मैंने कहा, यूनिट पावर डेवलप करनी चाहिए और यूनिट हेड के अंदर वर्क करनी चाहिए। दैट इज अगर मैं कहता हूँ कि 1 किलोवाट पावर जनरेट कर रहा है मेरा कोई एक टरबाइन और 1 मीटर हेड में वर्क कर रहा है अंडर द हेड ऑफ इफेक्टिव हेड ऑफ 1 मीटर, तो उस समय जो उसकी स्पेसिफिक स्पीड होगी या उस समय जिस स्पीड से वो रोटेट कर रहा होगा दैट विल बी नोन एज एनएस, दैट इज स्पेसिफिक स्पीड डिनोटेड बाय एनएस। ठीक है, ये क्लियर है सबको। तो अगर इसकी छोटी सी डेरिवेशन देख लेते हैं कि पावर हमारे पास किसके बराबर होती है, गामा क्यूएच के बराबर होती है। अभी हमने देखा तो हमारे पास यूनिट वेट तो कांस्टेंट है, तो पावर इज इक्वल टू क्यू इंटू एच हो गया हमारे पास। सिमिलरली डिस्चार्ज हमारे पास रिएक्शन टरबाइन में किसके बराबर होता है, क्यू इज इक्वल टू पाई डी बी इंटू वी एफ, वेलोसिटी ऑफ फ्लो। हमने एक एन का टर्म पढ़ा था, एन का टर्म क्या था, एन इज द रेशियो ऑफ विड्थ ऑफ द टरबाइन टू द डायमीटर ऑफ द टरबाइन। इसका क्या था वैल्यू, कितनी वेरी करती थी, किसी को याद हो तो 0.1 से लेके हमारी वैल्यू कितनी वेरी करती थी, 0.25 के आसपास वेरी करती थी। ठीक है, ये हमने देखा था, चेक कर लेना एक बार दोबारा से कितनी वैल्यू है। तो बी की वैल्यू क्या आ गई, एन इंटू डी आ गई। ये बी की वैल्यू मैंने कहाँ पुट कर दी, यहाँ पे पुट कर दी। तो हमारे पास क्या आ गया, पाई एन डी स्क्वायर वी एफ। देखो इसमें पाई इंटू एन का टर्म क्या है, कांस्टेंट है हमारे पास, दैट इज देन डिस्चार्ज इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू क्यू स्क्वायर, सॉरी डी स्क्वायर इंटू वी एफ। और वी एफ किसके प्रोपोर्शनल है हमारे पास, अंडर रूट ऑफ एच के प्रोपोर्शनल है। किसके प्रोपोर्शनल है, अंडर रूट ऑफ एच के प्रोपोर्शनल है। तो हमारे पास सेकंड इक्वेशन बन गई, दिस इज योर फर्स्ट इक्वेशन, दिस इज योर सेकंड इक्वेशन। एक और इक्वेशन बन सकती है हमारे पास, जो हमारे पास टेंजेंशियल वेलोसिटी होती है वो क्या होती है, u इज इक्वल टू, अभी देखा पाई डी एन बाय 60 होती है हमारे पास। तो पाई बाय 60 का टर्म कांस्टेंट है, दैट इज यूनिट या टेंजेंशियल वेलोसिटी इज इक्वल टू डी इंटू एन। अब हमारे पास u और किसके प्रोपोर्शनल होता है, अभी थोड़ी देर पहले यूनिट स्पीड में जब हम देख रहे थे, u इज प्रोपोर्शनल टू अंडर रूट ऑफ h। इन दोनों को जब कंपेयर करोगे तो हमारे पास क्या निकल गया है, थर्ड इक्वेशन, दैट इज d स्क्वायर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू h अपॉन n स्क्वायर। दिस इज योर थर्ड इक्वेशन। अब सेकंड और थर्ड को मर्ज कर दो, यहाँ पे क्या करो, d स्क्वायर की वैल्यू पुट कर दो, दिस n h अपॉन n स्क्वायर की वैल्यू पुट करी तो ये हम मेरे पास आ गया, क्या आ गया, डिस्चार्ज इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू h अपॉन n क्यूब, सॉरी ये n क्यूब नहीं है n स्क्वायर है, क्या है, दिस इज योर n स्क्वायर, h अपॉन n स्क्वायर इंटू अंडर रूट ऑफ h। इसको सॉल्व किया तो h रेज टू पावर 3/2 डिवाइड बाय n स्क्वायर आ गया। तो इस जो हमारे पास डिस्चार्ज का टर्म है किसमें पुट कर सकता हूँ मैं, यहाँ पुट कर सकता हूँ। डिस्चार्ज की ये जो डिस्चार्ज निकल के आया ये क्या है, मैं फर्स्ट इक्वेशन में यूज कर रहा हूँ। तो पावर क्या आ गई हमारे पास, पावर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू h रेज टू पावर 5/2 डिवाइड बाय n स्क्वायर। तो n किसके प्रोपोर्शनल हो गया, देखो स्क्वायर रूट ले लिया दोनों साइड,
तो h रेज टू पावर 5/4 डिवाइड बाय अंडर रूट ऑफ p। यहाँ से हमारे पास एक टर्म निकल के आया जब मैंने सब कुछ सॉल्व किया, तो ये टर्म क्या होता है, कांस्टेंट होता है, n इंटू अंडर रूट ऑफ p h रेज टू पावर 5/4, दिस इज योर कांस्टेंट टर्म। और ये कांस्टेंट टर्म हमारे पास क्या कहलाता है, दिस इज नोन एज स्पेसिफिक स्पीड ऑफ द टरबाइन। तो ध्यान रखना स्पेसिफिक स्पीड का फॉर्मूला क्या होता है, ns इज इक्वल टू n इंटू अंडर रूट ऑफ p डिवाइड बाय h रेज टू पावर 5/4। पर ये जो टर्म निकल के आया स्पेसिफिक स्पीड, ये जो स्पेसिफिक स्पीड है दिस इज नॉट डायमेंशनलेस, इसकी यूनिट निकाल सकते हो तुम, ठीक है, इसकी यूनिट कैलकुलेट करना कितनी आ रही है और बताना कितनी आ रही है। तो यहाँ पे हम क्या करते हैं, किसकी बात कर रहे हैं, डायमेंशनलेस फॉर्म की अगर हम बात करते हैं तो उसमें हमने क्या किया, पावर को डेंसिटी ऑफ वाटर से डिवाइड कर दिया और डिनोमिनेटर में क्या कर दिया, g रेज़ टू पावर 5/4 से मल्टीप्लाई कर दिया। अब जो ये हमारे पास टर्म निकल के आई है, ये हमारे पास क्या निकल के आई है, दिस इज योर डायमेंशनलेस फॉर्म ऑफ स्पेसिफिक स्पीड। तो सिमिलरली हमने क्या किया था, सेंट्रीफ्यूगल पंप के लिए भी देखा था, सेंट्रीफ्यूगल पंप के लिए क्या होता है, n स्पेसिफिक स्पीड इज इक्वल टू n इंटू अंडर रूट q h रेज़ टू पावर 3/4। कंफ्यूज मत होना, दोनों फॉर्मूलों में अलग से सेपरेटली ध्यान रखना, दोनों फॉर्मूलों को, दोनों की स्पेसिफिक स्पीड इन केस ऑफ पावर, इन केस ऑफ टरबाइन और पंप अलग अलग होती है। इस केस में हम क्या कहते हैं, अंडर दी हेड ऑफ, अंडर यूनिट हेड एंड प्रोड्यूसिंग यूनिट डिस्चार्ज। इस केस में हम क्या कहते हैं, प्रोड्यूसिंग यूनिट पावर अंडर दी हेड ऑफ यूनिट हेड, दैट इज अंडर दी 1 मीटर हेड की हम बात करते हैं यहाँ पे, ठीक है। सेकंड लास्ट हम देखते हैं मॉडल लॉस। ये क्लियर है, मॉडल लॉस हमारे पास क्या होते हैं, मॉडल लॉस हम वहां पे यूज करते हैं, हम जहाँ पे टरबाइन को दो अलग अलग टरबाइन को कंपेयर करना चाहते हैं, या दूसरा केस जो हमारा मॉडल लॉस का यूज होता है कि एक्चुअल में हमारे पास जो टरबाइन होगी उसका साइज क्या होगा, बहुत बड़ा होगा, उसकी कॉस्ट ऑफ कंस्ट्रक्शन क्या होगी, बहुत ज्यादा होगी। तो हम ऐसा नहीं कर सकते कि एक टरबाइन बनाए उसको टेस्ट करें, अगर वो फेल कर गई तो फिर उसमें चेंजेस लाए। तो हम क्या करते हैं, स्मॉल स्केल रेप्लिका बनाते हैं। सिविल इंजीनियरिंग या मैकेनिकल इंजीनियरिंग में मेनली हम क्या करते हैं, स्मॉल स्केल रेप्लिका बनाते हैं। तो स्मॉल स्केल रेप्लिका को हम डायरेक्टली नहीं बना सकते, ऐसा नहीं कुछ भी स्मॉल स्केल बना दिया हमने। तो उसके लिए क्या है, 3 तरीके के लॉज हम फॉलो करते थे बेसिक, जो फ्लूइड मैकेनिक्स में देखे थे कि डायमेंशनली हमने क्या देखा था, एक लीनियर होना चाहिए, काइनेमेटिक सिमिलरिटी, लीनियर सिमिलरिटी होनी चाहिए, और लास्ट में हमने क्या देखा था, डायनेमिक सिमिलरिटी शुड बी देयर। तो इन 3 तरीके की सिमिलरिटीज को हम फॉलो करते हैं। तो हम जब हम बात करते हैं किस केस में, टरबाइन के केस में हम बात करते हैं, तो हम 3 तरीके के मॉडल लॉस को फॉलो करते हैं। अगर हमें देखना है हमारा मॉडल और प्रोटोटाइप सेम बिहेव करे, तो हम 3 तरीके से देखते हैं, एक हेड कोफिशिएंट चेक करते हैं, डिस्चार्ज कोफिशिएंट चेक करते हैं और पावर कोफिशिएंट चेक करते हैं। तो ये फॉर्मूले तुम डायरेक्टली याद कर सकते हो, दीज कैन बी ड्राइव, ये ड्राइव हो सकते हैं बहुत आराम से। अगर तुम्हें बस यूनिट क्वांटिटीज वाले टर्म में देखना है, हमने यूनिट क्वांटिटीज में क्या किया था, डी को कांस्टेंट मान लिया था, हम सेम टरबाइन की बात कर रहे थे, उसमें अगर हम डी को कांस्टेंट नहीं मानेंगे तो यही फॉर्मूले, ये 3 फॉर्मूले हमारे पास आ जाते हैं, ठीक है। तो मैं डायरेक्ट फॉर्मूले बता रहा हूँ। हेड कोफिशिएंट हमारे पास क्या होता है, एन डी बाय अंडर रूट ऑफ एच ऑफ द मॉडल शुड बी इक्वल टू एन डी बाय अंडर रूट ऑफ एच ऑफ द प्रोटोटाइप। मॉडल और प्रोटोटाइप होपफुली सबको पता है। तो डिस्चार्ज कोफिशिएंट हमारे पास क्या होता है, डिस्चार्ज कोफिशिएंट इज क्यू डिवाइड बाय एन डी की पावर 3। ये मॉडल और प्रोटोटाइप का क्या होना चाहिए, बराबर होना चाहिए। सिमिलरली पावर कोफिशिएंट इज पावर डिवाइड बाय एन क्यूब डी की पावर 5 ऑफ द मॉडल शुड बी इक्वल टू जो पावर कोफिशिएंट ऑफ द प्रोटोटाइप होगा हमारे पास, ये दोनों क्या होनी चाहिए, बराबर होनी चाहिए। सो दीज 3 आर मॉडल लॉ एप्लीकेबल फॉर द टरबाइन। इसी तरह हमने मॉडल लॉ फॉर द पंप भी पढ़े हैं, सेम होते हैं मॉडल लॉ, दोनों केस में मॉडल लॉस क्या होते हैं, सेम होते हैं। तो इसके साथ हम क्या आते हैं, अपने लास्ट टॉपिक पे आते हैं, जो हमारी हाइड्रोलिक मशीन के में लास्ट टॉपिक है हमारे पास, परफॉर्मेंस कैरेक्टरिस्टिक कर्व। सेम वही थ्योरी है जो कैरेक्टरिस्टिक कर्व की हमने सेंट्रीफ्यूगल पंप में पढ़ी। सेंट्रीफ्यूगल पंप में हमने क्या कहा था, कैरेक्टरिस्टिक कर्व कब यूज होते हैं, हमने कहा था एक जो हमारा सेंट्रीफ्यूगल पंप होगा वो किसी स्पेसिफिक पैरामीटर के लिए डिजाइन होगा, जिस समय वो अपनी मैक्सिमम एफिशिएंसी देगा। अगर जैसे ही हमारे पैरामीटर्स चेंज हो जाएंगे तो उसकी एफिशिएंसी क्या कर जाती है, वेरी कर जाती है, और उसकी जो वर्किंग होती है वो क्या करती है, चेंज कर जाती है। सेम वही केस होता है टरबाइन के साथ। टरबाइन भी जो डिजाइन होती है वो क्या होती है, किसी स्पेसिफिक डिजाइन कंडीशन के लिए, जब स्पेसिफिक हेड है, डिस्चार्ज है, पावर है, इन सब के लिए डिजाइन होती है, तब वो अपनी मैक्सिमम आउटपुट देती है। पर हम प्रैक्टिकली बात करें या लैब की हम बात करें, जब हमारी टरबाइन किसी डैम में लगी होगी तो हर बार सेम पावर नहीं मांग रहे होगी। क्या होगा, हमारा जो हमारी कंट्री की पावर या कहीं पे भी जहां सप्लाई करनी है वहां पावर क्या करती रहेगी, वेरी करती रहेगी। तो पावर जब वेरी करती रहेगी तो हमारी टरबाइन भी क्या होगी, डिफरेंट कंडीशन पे वर्क कर रही होगी। तो उन कंडीशन पे कौन सी टरबाइन, तो वो एक रेंज आएगी। जैसे मान लो एक रेंज आ गई कि हमें जो हमारा वो डैम है या जो हमारी जो टरबाइन है हमें ऐसी चाहिए जहां पे हमें क्या हो, 50 से 70 मीटर का हेड हमेशा अवेलेबल रहता है, इसके बीच हमारा हेड वेरी करता है।
और इतनी स्पेसिफिक स्पीड का टरबाइन चाहिए इस रेंज की, जैसे 30 to 60 स्पेसिफिक स्पीड की टरबाइन चाहिए, तो इन दोनों रेंज में हमने क्या किए होंगे, बहुत सारे कर्व बना रखे होंगे। तो वहां से जाके हम क्या करते हैं, देखते हैं, चेक करते हैं कि बेस्ट सूटेबल टरबाइन हमारे पास कौन सी होगी। तो दिस इज द यूज ऑफ द कैरेक्टरिस्टिक कर्व। तो कैरेक्टरिस्टिक कर्व क्या होते हैं, हमने देख रखे हैं। कैरेक्टरिस्टिक कर्व एक्चुअली हम क्या करते हैं, किसी एक स्पेसिफिक पैरामीटर को क्या करते हैं, कांस्टेंट कर देते हैं और बाकी पैरामीटर का वेरिएशन बार बार चेक करते रहते हैं। दोज आर नोन एज कैरेक्टरिस्टिक कर्व। हम डिफरेंट स्मॉल स्केल मॉडल पे क्या करते हैं, टेस्टिंग करते हैं और बहुत सारे कर्व बनाते हैं। यूज क्या है इनका, कि जब हमें फील्ड की कंडीशन पता होंगी, वेरिंग कंडीशन, तो उसमें हम देखेंगे हमारी बेस्ट सूटेबल टरबाइन कौन सी है। तो देख लेते हैं, जो हम पढ़ते हैं जनरली तीन तरीके के, यहाँ पे दो तरीके के लिखे पर तीन तरीके के हम कैरेक्टरिस्टिक कर्व पढ़ते हैं। एक कांस्टेंट हेड कैरेक्टरिस्टिक कर्व, सेकंड इज कांस्टेंट स्पीड, एक हमारे पास कांस्टेंट एफिशिएंसी भी होता है, उसको हम देख नहीं रहे हैं, हम अपने दो कैरेक्टरिस्टिक कर्व पे फोकस कर रहे हैं। तो कांस्टेंट हेड स्पेसिफिक या कांस्टेंट हेड कैरेक्टरिस्टिक कर्व इज आल्सो नोन एज मेन कैरेक्टरिस्टिक कर्व। क्या कहलाता है, मेन कैरेक्टरिस्टिक कर्व भी कहलाता है। तो सिमिलरली जो कांस्टेंट स्पीड कैरेक्टरिस्टिक कर्व है वो दिस इज आल्सो नोन एज ऑपरेटिंग कैरेक्टरिस्टिक कर्व। तो कांस्टेंट हेड कैरेक्टरिस्टिक कर्व का नाम से ही पता पड़ रहा है, इसमें क्या रहेगा हमारे पास, हेड ऑफ द वाटर या हेड अवेलेबल टू द टरबाइन विल ऑलवेज रिमेन कांस्टेंट। सिमिलरली कांस्टेंट स्पीड में क्या सेम रहेगा, जो रोटेशनल स्पीड ऑफ द इंपेलर होगी वो क्या रहेगी, सेम रहेगी। दैट इज एन की वैल्यू क्या रहने वाली है, सेम रहने वाली है। एन से ज्यादा हम क्या लेते हैं, स्पेसिफिक स्पीड हम क्या रखेंगे, कांस्टेंट रखेंगे। तो मेन कैरेक्टरिस्टिक कर्व की बात करते हैं जहां हमने अपना हेड कांस्टेंट रखा है। तो ये जो पहला वाला ग्राफ है, दिस इज फॉर पेल्टन व्हील, यहाँ लिखा नहीं है, दिस इज फॉर पेल्टन व्हील। ये किसके लिए, पेल्टन व्हील के लिए। सेकंड इज फॉर कैप्लान एंड थर्ड वन इज फ्रांसिस के लिए। पहले देखते हैं पेल्टन व्हील के केस में। यहाँ पे एक टर्म लिखा हुआ फुल गेट ओपनिंग, 3/4 ऑफ गेट ओपनिंग, हाफ गेट ओपनिंग, 1/4 ऑफ द गेट ओपनिंग। इसका मतलब क्या है, तो कितना क्वांटिटी ऑफ वाटर पास किया जा रहा है। देखो एक ही, जैसे अगर हम बात करते हैं, यहाँ पे हम नोजल की बात करते हैं, हमने उस दिन देखा था जब हम पेल्टन व्हील पढ़ रहे थे, तो इस तरह से पेन स्टॉक आएगा, इसके आगे क्या लगी होती है, नोजल लगी होती है, और इस नोजल में क्या होता है, एक स्पीयर लगा रहता है, ठीक है, याद है, एक इस तरह से क्या था, स्पीयर लगा था। स्पीयर इस तरह से, स्पीयर क्या, स्पीयर को हम क्या कर सकते थे, टू एंड फ्रो मोशन में इन एंड आउट कर सकते थे, जो क्या करता था, डिस्चार्ज, क्वांटिटी ऑफ वाटर पासिंग थ्रू दी नोजल को वेरी कराता था। तो उसी के आधार, उसी के बेसिस पे क्या आता है, फुल गेट ओपनिंग, 3/4, हाफ और 1/4 बनती है। तो अगर पूरा स्पीयर क्या है, बैकवर्ड पोजीशन पे यहाँ कहीं है, दैट इज जो टरबाइन पे सारा का सारा वाटर जो मैक्सिमम डिस्चार्ज जा सकता है वो पहुंच रहा है टरबाइन पे, तो हम उस टाइम पे क्या कहते हैं, अगर गेट इज फुली ओपन। सिमिलरली अगर 1/4 ऑफ वाटर ऑफ द मैक्सिमम क्वांटिटी पहुंच रहा है तो दैट इज 1/4। सिमिलरली 3/4 और 2/4 भी अंडरस्टूड है। तो हम जो चीज ध्यान रखते हैं इस केस में, ध्यान रखते हैं एक चीज जो ध्यान रखनी है हमें, कि जो कैरेक्टरिस्टिक कर्व बनती है वो यूनिट क्वांटिटीज के लिए बनती है। किसके लिए बनती है, यूनिट क्वांटिटी। सभी पढ़ी हमने, यूनिट पावर, यूनिट डिस्चार्ज एंड यूनिट स्पीड, इन्हीं के लिए बनती है। तो हमने क्या किया है, पहला कर्व जो हम देख रहे हो, क्या देख रहे हैं, यूनिट डिस्चार्ज वर्सेस यूनिट स्पीड का देख रहे हैं। किसका देख रहे हैं, यूनिट डिस्चार्ज वर्सेस यूनिट स्पीड, यूनिट स्पीड, ठीक है। तो हम यहाँ पे देखते हैं हमारा जो यूनिट डिस्चार्ज होता है इन केस ऑफ पेल्टन व्हील, वो क्या क्या मतलब यूनिट स्पीड के साथ चेंज नहीं होता है। देख रहे हो, एक स्ट्रेट लाइन आ रही है, केवल गेट ओपनिंग पे वेरी कर रहा है। गेट ओपन जैसे जैसा बढ़ता जा रहा है वैसे वैसे जो डिस्चार्ज होते जा रहा है वो बढ़ता जा रहा है। वो तो ऑब्वियसली समझ में ही आ रहा है यहाँ पे हमें। तो जैसे जैसे गेट ओपन बढ़ता जाएगा वैसे वैसे डिस्चार्ज थ्रू दी टरबाइन या डिस्चार्ज रीचिंग टू दी टरबाइन वो क्या है, इंक्रीज कर जाएगा। तो ध्यान रखना कि इन केस ऑफ पेल्टन व्हील देयर इज नो रिलेशन बिटवीन यूनिट डिस्चार्ज एंड यूनिट स्पीड। तो वो कोई डिस्चार्ज मतलब कोई रिलेशन शो नहीं करता है, चाहे स्पीड कितनी भी बढ़ा लो डिस्चार्ज पे कोई इफेक्ट नहीं आएगा। अब हम बात करते हैं, पहले बात करते हैं फ्रांसिस टरबाइन में। फ्रांसिस टरबाइन में हो क्या रहा है हमारे पास, फ्रांसिस टरबाइन में अगर हम किसी एक गेट ओपनिंग की बात करें, फुल गेट ओपनिंग की बात करें, तो फुल गेट, देखो इस केस में गेट कैसे वेरी कराते हैं, इस केस में गेट ओपनिंग वेरी कराई थी विद द हेल्प ऑफ गाइड वेन्स। हमने देखा था गाइड जो हमारे पास इस तरह से, अगर हमारे पास ये देखेंगे हम, ये रनर लगा था, रनर के बाहर हमारे पास क्या लगा, ब्लेड्स लगे, ब्लेड्स के जस्ट बाहर हमारे पास क्या लगे थे, गाइड वेन्स। तो गाइड वेन्स की अगर ओपनिंग को, अगर एंगल को वेरी करा के हम क्या कर सकते थे, अमाउंट ऑफ क्वांटिटी रीचिंग टू द रनर वेरी करा सकते थे, ये डिस्कस किया था हमने। तो अगर हमारे पास फुल गेट ओपनिंग है तो हम देखते हैं जैसे जैसे हम स्पेसिफिक स्पीड बढ़ा रहे हैं या जैसे जैसे यूनिट स्पीड बढ़ा रहे हैं वैसे वैसे यूनिट डिस्चार्ज हमारे पास क्या करते जा रहा है, इंक्रीज, यूनिट डिस्चार्ज क्या करते जा रहा है, डिक्रीज कर जा रहा है। एक पैराबोलिक डिक्लाइन नजर आ रहा है, ठीक है, एक कर्वीलिनियर डिक्लाइन नजर आ रहा है। इसका कारण क्या होता है, इसका कारण ये होता है कि जो हमारे पास फ्रांसिस टरबाइन होती है उसमें क्या होता है, सेंट्रीफ्यूगल फोर्स लग रहा होता है, और जैसे जैसे स्पेसिफिक स्पीड बढ़ती जाती है वो सेंट्रीफ्यूगल फोर्स क्या करता है, बढ़ता जाता है, और वो सेंट्रीफ्यूगल फोर्स क्या करता है, हमारे वाटर को रिटार्ड कर देता है। तो वो वाटर जैसे ही रिटार्ड हो जाएगा हमारे रनर तक नहीं पहुंच पाएगा, रनर तक नहीं पहुंच पाएगा तो ऑटोमेटिकली जैसे जैसे हमारी स्पेसिफिक स्पीड, यहाँ पे हमारे पास ज्यादा वाटर पहुंच रहा था
जैसे और हम थोड़ा और स्पेसिफिक स्पीड बढ़ाए तो अमाउंट ऑफ वाटर रीचिंग टू द रनर क्या हो गया हमारे पास, कम हो गया, दैट इज यूनिट डिस्चार्ज की क्वांटिटी क्या हो गई, कम हो गई। समझ में आ गया सबको कि डिक्लाइन क्यों हो रहा है। अब कैप्लन के केस में हम देखते हैं कि कैप्लन के केस में हमारे पास क्या हो रहा है, बढ़ जा रहा है। कैप्लन के केस में हमारे पास क्या हो रहा है, बढ़ रहा है। अब इसमें डिक्रीज क्यों नहीं कर रहा है, इसका लॉजिक ये होता है कि हमारे पास कैप्लन के केस में एक्सियल फ्लो एक्सियल एग्जिट थी, क्या थी, एक्सियल एंट्री और एक्सियल एग्जिट थी। तो एक्सियल के केस में हमारे पास क्या होता है, जब हमारा रनर इस तरह से घूम रहा होता है, इस तरह से हमने क्या देखा था, बॉस और हब था, उसके ऊपर ब्लेड्स लगे थे, वो रोटेट कर रहे थे, तो वो एक्चुअली क्या है, सेंट्रीफ्यूगल फोर्स को जनरेट नहीं करते। तो जैसे जैसे स्पेसिफिक स्पीड बढ़ती जाएगी वैसे वैसे वाटर की डिमांड बढ़ती जाती है, और वो वाटर ज्यादा सक करता है, तो वो ज्यादा रनर तक पहुंचता है। जैसे जैसे स्पेसिफिक स्पीड बढ़ गई, वाटर की डिमांड क्या हो गई, बढ़ गई। ठीक है, तो इसी तरह हम क्या कर सकते हैं, सेम ग्राफ हमारे पास जैसे ओवरऑल एफिशिएंसी वर्सेस एनयू का ग्राफ बनता है, वैसे ही क्या होता है, यूनिट पावर वर्सेस यूनिट स्पीड का भी ग्राफ बनता है। तो हमने क्या रखनी है, स्पीड कांस्टेंट रखनी है। अब इसमें एक छोटा सा ऑब्जर्वेशन है, ये दिस इज फॉर पेल्टन व्हील है, ये किसके लिए, पेल्टन व्हील के लिए, ये किसके लिए, दिस इज फॉर रिएक्शन टरबाइन, ये किसके लिए, हमारे रिएक्शन टरबाइन के लिए। ठीक है, पेल्टन व्हील के केस में हमारे पास क्या होता है, जब हम ओवरऑल एफिशिएंसी वर्सेस एनयू का ग्राफ बनाते हैं तो एक ही एनयू की देख सकते हो, एक ही एनयू पे, एक ही यूनिट स्पीड पे मैक्सिमम एफिशिएंसी आ रही है, चाहे कोई भी गेट ओपनिंग हो, चाहे फुल गेट ओपनिंग हो, चाहे 1/4 ऑफ द गेट ओपनिंग हो, तो एक ही यूनिट स्पीड पे आ रही है। अब हमारे पास क्या होता है, केयू का फॉर्मूला होता है। केयू क्या था हमारे पास, स्पीड रेशियो। हमने केयू की वैल्यू कितनी ली थी पेल्टन व्हील के केस में, 0.46 की वैल्यू ली थी। वो कैसे ली थी, इस ग्राफ के अकॉर्डिंग लेते हैं। क्यों, क्योंकि हमारे पास एक ही यूनिट स्पीड पे हमारे पास आती है, और उस यूनिट स्पीड से, इस यूनिट स्पीड से हम क्या केयू की वैल्यू निकालते हैं। वो केयू की वैल्यू कितनी निकल के आती है, 0.46 निकल के आती है। जबकि रिएक्शन टरबाइन पे जैसे जैसे हमारे पास स्पेसिफिक स्पीड वेरी कर रही है, देख सकते हो, तो स्पेसिफिक स्पीड वेरी करने के साथ और गेट ओपनिंग वेरी करने के साथ हमारे पास एफिशिएंसी क्या कर जाती है, वेरी कर जाती है। तो मतलब जब फुल टरबाइन, फुल गेट ओपनिंग होगी और मैक्सिमम स्पेसिफिक स्पीड होगी, तो मैक्सिमम यूनिट स्पीड होगी, तो हमारे पास क्या आती है, मैक्सिमम एफिशिएंसी निकल के आती है। ठीक है, तो वो हमारे पास क्या थे, मेन कैरेक्टरिस्टिक कर्व थे। अब हम क्या पढ़ रहे हैं, ऑपरेटिंग कैरेक्टरिस्टिक कर्व। ऑपरेटिंग कैरेक्टरिस्टिक कर्व में हमें पता है हम क्या चीज कांस्टेंट रखते हैं, स्पेसिफिक स्पीड कांस्टेंट रखते हैं, और वी कैन हम कह सकते हैं हम स्पीड कांस्टेंट रखते हैं। तो इसमें दो तरीके के ग्राफ हम पढ़ते हैं, एक एफिशिएंसी वर्सेस परसेंटेज फुल लोड। फुल लोड का मतलब क्या है, देखो हमारी टरबाइन किसी एक स्पेसिफिक लोड के लिए जनरेटेड होगी। मान लो अभी मैं एग्जांपल के लिए कह रहा हूँ, 10 मेगावाट के लिए हमारी टरबाइन जनरेटर, या 10 मेगावाट के लिए हमारी टरबाइन क्या है, बनी हुई है। तो अब 10 मेगावाट के लिए बनी हुई है, तो एक्चुअली में हम टरबाइन को कितनी पावर प्रोड्यूस कराने के लिए रन करा रहे हैं, तो 60%, 80%, 40% ऑफ द 10 मेगावाट। ये एग्जांपल है, कितनी भी वाट के लिए हमारी टरबाइन बनी हो सकती है। अब इस ग्राफ में देख सकते हो, 1 फॉर कैप्लन, 2 फॉर पेल्टन व्हील। ठीक है, सिमिलरली ये, और एक स्पेसिफिक स्पीड पे ही चला गया, 600 पे ये चला गया, 30 में हमने देखा था कि हमारी पेल्टन व्हील क्या होती है, लोएस्ट स्पेसिफिक स्पीड पे चलता है। सिमिलरली कैप्लन क्या होती है, हाईएस्ट स्पेसिफिक स्पीड पे चलती है हमारे पास। ये क्लासिफिकेशन ऑफ टरबाइन में हम देख चुके हैं। अब इसमें जो पॉइंट ऑफ ऑब्जर्वेशन हमें करना है इस ऑपरेटिंग कर्व में, देखो ऑपरेटिंग कर्व के ग्राफ से ही हम अपनी फील्ड में कौन सी टरबाइन यूज करनी है उससे देखते हैं। देखो जब परसेंटेज लोड कम है और स्पेसिफिक, और हमारे पास एफिशिएंसी क्या है, बहुत हाई वेरी कर रही है। देखो जब परसेंटेज लोड बढ़ जाता है तो सभी की जो एफिशिएंसी है वो क्या होगी, सिमिलर होगी, अप्रोक्सीमेटली क्या होगी, 80 से ऊपर देख रहे हो तो सेम ही एफिशिएंसी दे रहे हैं। पर जब हमारे पास लो फुल लोड पे या परसेंटेज लोड क्या है, कम है, तो हम क्या देखते हैं कि हमारी जो कैप्लन और पेल्टन व्हील की होती है एफिशिएंसी क्या होती है, ज्यादा होती है। अब हमें ये चेक करना है कि हमें फील्ड में कितनी स्पेसिफिक स्पीड चाहिए, 600 की स्पेसिफिक स्पीड चाहिए कि 13 की स्पेसिफिक स्पीड चाहिए। तो इसी के बेसिस पे हम क्या करते हैं, अपनी टरबाइन को चूज करते हैं। तो लास्ट ग्राफ जो हमारे पास है वो क्या है, लास्ट ग्राफ हमारे पास जो है एफिशिएंसी है। तो देखो आउटपुट पावर, देखो कुछ थोड़ी देर तक जब हम डिस्चार्ज पास कराते रहेंगे तो देखो टरबाइन मूव नहीं करेगी, हमारा जो व्हील होगा वो मूव नहीं करेगा। क्यों, क्योंकि इतनी फोर्स जनरेट नहीं हो पाएगी। एक पॉइंट के बाद जब हमारी फोर्स जनरेट होगी तभी हमारा व्हील मूव करेगा, और तभी आउटपुट पावर और एफिशिएंसी आएगी हमारे पास। तो आउटपुट पावर क्या होती है हमारे पास, पावर इज इक्वल टू, अगर हम देखेंगे गामा क्यूएच से डिनोट कर सकते हैं, तो पावर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द डिस्चार्ज, मतलब डिस्चार्ज बढ़ता जाएगा तो पावर बढ़ती जाएगी। पर एफिशिएंसी ऐसा नहीं होता है। एफिशिएंसी क्या होती है, एक लिमिट तक बढ़ती है, उसके बाद क्या होती है, कांस्टेंट हो जाती है। ठीक है, होपफुली सबको क्लियर होगा। तो दिस इज अवर कैरेक्टरिस्टिक कर्व, दोनों कैरेक्टरिस्टिक कर्व हमने पढ़ ली। तो विद दिस मैं ये कह सकता हूँ कि हमने हाइड्रोलिक मशीन का जो पूरा कोर्स है वो कंप्लीट कर लिया। ठीक है, तो इसके बाद रिएक्शन टरबाइन के न्यूमेरिकल है, वो कभी मैं करवा दूंगा, वीडियो अपलोड हो जाएगी, उसको चेक कर लेना, रिएक्शन टरबाइन के न्यूमेरिकल हम कब करेंगे। पर ये हमारा कंप्लीट कोर्स है। हाइड्रोलिक मशीन में कोई भी क्वेश्चन इससे बाहर से नहीं आ सकता है। मशीन की अगर हम बात करेंगे, चाहे किसी भी एग्जाम की बात करें, चाहे यूनिवर्सिटी लेवल एग्जाम की बात करेंगे या आगे किसी और एग्जाम की बात करेंगे, इससे बाहर कोई क्वेश्चन नहीं होगा। थ्योरेटिकल क्वेश्चन, न्यूमेरिकल पोर्शन इसी की थ्योरी पे बेस्ड होगा, कहीं फॉर्मूला यूज होगा, कहीं पे थोड़ी सी बेसिक यूज होगा।
ठीक है, होपफुली ये शायद सबको समझ में आया होगा। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग दी लेक्चर।